Welcome to students Pillar Form channel. तो आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। न्यू सीटेट बैच जो 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है वो डेली 9 बजे होती है। और जो रिट बैच है वो भी 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें भी जो आपकी तैयारी हो वो 9 बजे कराई जाएगी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लास रहेंगी। आज आपकी हिस्ट्री की क्लास रहेगी इसमें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आज नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने स्टूडेंट जो बाकी स्टूडेंट उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरी कोई भी क्लास जो है आप मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मिस करोगे कोई भी क्लास मेरी तो इससे क्या आपकी जो है तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे जो करवा रही हूँ वो जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपका कंटेंट लेके आती हूँ। इसलिए आप मेरी कोई भी क्लास जो है मिस नहीं कीजिए, रेगुलर अटेंड कीजिए। आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आज कौन सा टॉपिक चल रहा है। रेगुलर रहेंगे तो आपको याद आएगा कि आज कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रही हूँ अभी। ये हमारी स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे सोशल साइंस सब्जेक्ट की। आप टाइम टेबल याद कर लीजिए कि 9 बजे जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसमें 5 राजवंश हुए थे, ठीक है। पहले मामलुक वंश आया था, दूसरा खिलजी वंश आया था, तीसरा तुगलक वंश था और जो चौथा था वो सैयद था और जो 5वां वंश आप पढ़ेंगे वो था लोधी वंश था। तो इसमें टोटल 5 जो डायनेस्टी है उसके बारे में है। तो हमने जो है 2 डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, मामलुक और खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है तुगलक। आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी के ऊपर आज हमारी क्लास रहेगी। और जो कल होगा वो उसमें हम सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें, क्योंकि जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें करवा चुकी हूँ। इससे आपका आप जब टेस्ट दोगे मॉक टेस्ट तो उसमें देखेंगे कि आपके हर क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से जितने भी आए हैं वो सभी के सभी मैंने कवर अच्छे से करवाती हूँ। तो आप मेरी इस पे जो प्रीवियस क्लास है वो देखिए दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जिसपे मैंने जो है मामलुक वंश के बारे में आपको समझाया अच्छे से और खिलजी वंश के बारे में बताया है। और आगे आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक इस राजवंश को करोना तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि गाजी मलिक के पिता मुगल से करोना तुर्क थे। तो हम आज तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जो तुगलक डायनेस्टी है उसको करोना तुर्क भी कहा जाता था। तो दिस डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड करोना तुर्क as the father of Ghazi Malik was a Crown Turk in origin. So this is very important topic. Note it down.
तो जो इसका जो जिस इस के संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तो आई एम हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट इट डाउन। तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, ये जो है सिंहासन पर बैठते हैं 1320 से लेकर 1325 तक। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है, 1320 से लेकर 1325 तक। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे ये, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास जो है तुगलकाबाद एक मजबूत किले की नींव रखी थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जोना खान, इनके बेटे का नाम जोना खान था, और जो गद्दी पर बैठते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठते हैं, को वारंगल, काकतीय और जो मदुरै पांड्या के खिलाफ भेजा था। और ये भी पूछा जाता है जो निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है गयासुद्दीन तुगलक के कैसे संबंध थे। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके संबंध कैसे थे। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये इसका पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ऐसा माना जाता है कि जो इसका पुत्र था जोना खान ने विश्वासघाती रूप से अपने पिता को मार डाला था और मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ वो सिंहासन पर चढ़ा था 1325 ईस्वी में। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसकी उपाधि थी गाजी मलिक। तो इसकी उपाधि के में भी बारे में भी पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वो धारण की थी गाजी मलिक की, और ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी, तो तुगलकाबाद की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और पहले इसको जोना खान था नाम, लेकिन ये है जब सिंहासन पर बैठता है तो मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम रख लेता है। और इसने वारंगल और पांड्या के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध लड़ा था। और निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, और इस प्रकार जो है जोना खान जो है 1325 में सिंहासन पर बैठ जाता है। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो जो भी ये कंटेंट है इसमें आपके जो है पूरा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं वो सभी मैंने पूरा आपका कल पूरी दिल्ली सल्तनत आपकी कवर हो जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है हर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी हो, पीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आपका वो यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो हिस्ट्री के लिए, या कोई भी जनरल नॉलेज के में भी पूछे जाते दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चंस जब आते हैं, या एसएससी का एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो उसमें भी है क्या है इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा जो है आप प्रीवियस क्लास देखिए, और कल जो हमारी है जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गयासुद्दीन फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तो he was the founder of Tughlaq dynasty. गयासुद्दीन तुगलक laid the foundation for तुगलकाबाद। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था कि किसने तुगलकाबाद को बसाया था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक sent his son जोना खान Muhammad bin Tughlaq against Warangal and Pandya. His relationship with Sufi Sant Sheikh Nizamuddin Aulia was not cordial. It is believed that Jona Khan treacherously killed his father and ascended the throne with the title Muhammad bin Tughlaq in 1325.
मोहम्मद बिन तुगलक जोना खान वह मध्यकाल के इतिहास में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं और प्रयोगों के कारण एक बहुत ही आकर्षक चरित्र थे। कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसके ने जो योजनाएं शुरू की थी उनके लिए जाना जाता है। पहले इसको पागल कहा जाता था, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही विद्यमान व्यक्ति थे, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने जो प्रयोग किए वे पूरी तरह से विफल रहे, क्योंकि वे अपने समय से बहुत आगे के थे। और तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो उस टाइम पर वो उनके प्रयोग जो है असफल हो जाते हैं। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जोना खान कौन थे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक थे। Let's see this in English. Muhammad bin Tughlaq Jona Khan, he was a very attractive character in the history of medieval times because his ambitious schemes and novel experiments. So he was known well as his schemes and novel experiments. However, his novel experiments and enterprises failed miserably, as they were far ahead of their time. तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक जो सुधार किए, जो उन्होंने प्रयोग किए, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो राजधानी का स्थानांतरण, तो पूछा जाता है एग्जाम्स में, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां पर बसाया था? उन्होंने देवगिरी, वो दिल्ली से अपनी राजधानी कहां ले जाता है? दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। देखो, दक्षिण भारत को नियंत्रित करना चाहता था, इसलिए वह अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले जाता है? देवगिरी लेके जाता है। उसने जबरन पूरी आबादी को नई राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया, और वो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद भी रख देता है। 2 साल बाद सुल्तान ने दौलताबाद को छोड़ देता है। देखो, वो अपनी राजधानी बसाई, उसका नाम भी चेंज किया, और 2 साल बाद उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि दौलताबाद में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण वापस दिल्ली में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, दौलताबाद में पानी की कमी थी, इसी वजह से वो वापस दिल्ली में ही अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है 2 साल के बाद। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो अपनी राजधानी देवगिरी को बनाता है और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख देता है, लेकिन वो वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि पानी की कमी के कारण वो वापस आ जाता है। और दोनों स्थान की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? वो 1500 किलोमीटर थी। और गर्मियों में कठिन यात्रा के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो देखिए, यहाँ कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वो अपनी राजधानी को क्यों देवगिरी में लेके जाते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना चाहते हैं। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय वो दक्षिण में गए थे और पांड्य और काकतीय के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था, तो उनको लगा था कि अगर दक्षिण भारत को नियंत्रित करना है तो राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित करनी पड़ेगी। लेकिन उनका ये प्रयोग अच्छा था, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी, जिसी के कारण उन्होंने वापस दौलताबाद आया। और दिल्ली और जो है देवगिरी के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर थी, जो बहुत ज्यादा थी, और दिल्ली से देवगिरी में आने में ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से उसका ये जो राजधानी का हस्तांतरण था ये असफल हो गया था, और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में याद किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोई पागल मूर्ख नहीं थे
जैसा कि अन्य इतिहासकार कुछ इसको बताते हैं। बस ये समय से आगे की सोच रखते थे। तो लेट्स से दिस इन इंग्लिश। तो हाईलाइट मेन पॉइंट्स। So he introduced many reforms. First of all, he did transfer of capital. Muhammad bin Tughlaq wanted to shift his capital from Delhi to Devgiri so that he might be able to control South India better. He forcibly moved the entire population to the capital. So he forcefully moved the entire population to the new capital, Devgiri, which was renamed as Daulatabad. After 2 years, the Sultan abandoned Daulatabad and shifted back to Delhi due to the scarcity of water supply in Daulatabad. The distance between two places was more than 1500 kilometers, and many people died during the rigorous journey in summer. That's why his experiments failed. अब उसने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया वो था टोकन मुद्रा में। तो उसके बाद तो सीक्वेंस में लगाना भी पूछा जाता है कि उसने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले उसने राजधानी को स्थानांतरित किया था, उसके बाद उसने टोकन मुद्रा में चेंजेस किया था। तो टोकन मुद्रा तो 1329 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों को बदलने के लिए तांबे से बने एक टोकन मुद्रा की शुरुआत की। ठीक है, और इसे चीनी उधार के आधार पर तैयार किया गया था। देखो ये पहले चीन में भी हुआ था, जो कुबलई खान ने चीन में कागजी मुद्रा जारी की थी। सोने चांदी की जगह उसने जो है कागजी मुद्रा जारी की थी, और इसी आधार पर उन्होंने भी क्या किया था, सोने चांदी के सिक्कों के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। तो क्या किया, बहुत कम लोगों ने तांबे के लिए सोने चांदी का आदान प्रदान नहीं किया, और टोकन बनाना आसान था, जिससे भारी नुकसान हुआ। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, अभी भारत में हुआ था कि जो है पुराने पैसों को बंद कर दिया गया था, और क्या है उसके स्थान पर नई करेंसी को जारी किया गया था। तो लोगों को उसी प्रकार उस टाइम पे चेंज करने को बोला गया कि आप जो है राजा सुल्तान के पास के जो खजाना है उसमें सोना चांदी जमा करवाओ और तांबे के सिक्के को बदलवाना था, करेंसी को। लेकिन लोगों को तांबा बनाना आता था, तो उन्होंने खुद ही क्या है इस तांबे के टोकन को बना लिया, इस तांबे के सिक्के खुद ही बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो टकसालें होती थी सुल्तान की, उसमें उन्होंने सोने चांदी के बदले कौन तांबे का सिक्का लेगा, तो इससे भारी नुकसान हुआ। तो ये कारण था कि उसने सोचा, सुल्तान मोहम्मद ने वैसे अच्छा सोचा था कि हम सोने चांदी जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, हम इसके सिक्कों के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सोने चांदी का, हम तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेन देन ही तो करना है, तो हम सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्कों में भी तो लेन देन कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अच्छा सोचा था, लेकिन जब उसने कहा कि आप के खजाने में सोने चांदी के सिक्के को जमा करवाना था और उसके बदले में तांबे के सिक्के लेना था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोने और चांदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन्होंने अपने पास रख लिया और खुद ही जो है तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये प्रयास है बिल्कुल असफल हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फैसले को रद्द कर दिया और सभी सिक्कों को सोने चांदी में भुनाया गया, जिससे खजाना खाली हो गया था। तो उन्होंने ये प्रयोग करके देखा, क्योंकि लोग तो ईमानदार नहीं थे। अगर लोग ईमानदार होते वो खजाने में जाके सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के एक्सचेंज करवा लाते,
तो उसका ये प्रयोग सफल हो जाता, लेकिन लोगों ने तो खुद ही सिक्के बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसका ये प्रयोग असफल हो गया। और इससे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय बहुत सारा नुकसान हुआ था। अब उसका खजाना खाली हो गया, उसको नुकसान हुआ। तो आगे इंग्लिश में देखते हैं टोकन करेंसी। तो 1329 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड ए टोकन करेंसी। Introduce a token currency. एक सेकेंड, स्लाइड्स चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए मेन पॉइंट। तो 1329 Sultan Muhammad bin Tughlaq introduced a token made of copper to replace gold and silver coins. It was modeled based on the Chinese examples. Kublai Khan issued paper money in China. Very few people exchanged gold, silver for copper. तो जो ईमानदार लोग थे वो बहुत कम ही होते हैं। तो वेरी फ्यू पीपल एक्सचेंज गोल्ड सिल्वर फॉर कॉपर एंड द टोकन्स वर easy to forge, which led to heavy losses. Later on, Muhammad bin Tughlaq repealed his verdict and all coins were redeemed in gold and silver, making the treasury empty. उसका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था दोआब में करादन, कर को बढ़ा देता, जिससे कि उसके जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो किसान विद्रोह ज्यादा होते हैं। दो प्रयोगों की विफलता के बाद धन की भारी हानि हुई। पहला उसने तो दिल्ली से देवगिरी में राजधानी लेके आया, दूसरा उसने किया तांबे के सिक्के चलाए, तीसरा इस वजह से क्या हुआ, इसको धन की कमी हो गई, जिसके कारण क्या है आर्थिक स्थिति क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए गंगा और यमुना नदी के बीच दोआब भूमि के किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया। यहाँ पर उसने क्या किया, भू राजस्व बढ़ा दिया था। यह किसानों पर अत्यधिक और मनमाना कदम था। उस समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। देखो उसने कर भी उस समय बढ़ाया जब अकाल पड़ा था। तो मतलब एक कह सकते हैं कि टाइम सही नहीं चल रहा था। वैसे वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सोच समझ कर रहे थे, क्योंकि जो है जब कमी हो जाती है, आज के टाइम में भी हम देखते हैं सरकार को जब खजाना खाली हो जाता है सरकारी, तो वो टैक्स लगा देती है चीजों पर। तो वो इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोचा कि चलो दोआब भूमि के किसानों पर जो है भू राजस्व बढ़ा देते हैं। लेकिन यह उन्होंने उस समय किया जब वहां पर भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कठोर कदमों ने विद्रोह को कुचल दिया। तो किसान विद्रोह करते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक इन विद्रोह को दबा देते हैं। तो दोआब में कर बढ़ाना भी मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये प्रयोग था ये असफल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय दोआब भूमि जो है गंगा और यमुना के बीच जो क्षेत्र पड़ता है वैसे उपजाऊ क्षेत्र होता है और यहाँ पर किसानों की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ गया और उस समय उन्होंने क्या किया, कर बढ़ा दिया। तो यह भी उसका प्रयास असफल हो जाता है और किसान विद्रोह होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल से शुरू। टैक्सेशन इन दोआब, तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो मेन पॉइंट होते हैं। Taxation in Doab, the failure of the above two experiments resulted in a huge loss of money. In order to improve the financial conditions, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue on the farmers of the Doab land between the Ganga and Yamuna rivers. It was an excessive
an arbitrary step on the farmers. A severe famine struck the region at that time, which made the farmers revolt. However, the harsh steps taken by Muhammad bin Tughlaq crushed the revolt. नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से अब वो कृषि सुधार करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इससे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें पूछा जाता है कि तकवी ऋण जो है किसानों को बीज खरीदने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए तकवी ऋण देना किसने शुरू किया था? वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने किसानों को ऋण देने की शुरुआत की? आज भी किसानों को लोन दिया जाता है। ठीक है, आप प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करके इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे। आज भी तो किसान जो है, किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बीज खरीद सके, तो इस तरीके से वो क्या है, सरकार से लोन लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तकवी ऋण देने की शुरुआत की थी। उन्होंने कृषि के लिए एक अलग विभाग भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, एक तो तकवी ऋण वाला इंपॉर्टेंट है कि उसने खेती के लिए ऋण देने की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि उसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अमीर कोही की कहा जाता है, दीवाने अमीर कोही कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपका कंसेप्ट के साथ है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो दोनों एक साथ है आपके जो है क्लियर हो रहे हैं। इससे आपको फायदा है दो प्रकार से, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है क्लास में, और दूसरे जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। जो भी पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप उसको अपनी जो है नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और आप मेरी क्लास को जो है, जो इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अन्य स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि वो रेगुलर क्लास लें, और मेरी क्लास को आप बीच में छोड़ा मत कीजिए। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो, क्योंकि लास्ट में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं आपकी क्लास बीच में छोड़ने से, और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम तुगलक डायनेस्टी में जो सुल्तान हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन सोसाइटी में लेके आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ये क्वेश्चन आता है, और उसका नाम दीवान अमीर को ही रखा गया था। और राज्य के तहत 64 वर्ग मील के क्षेत्र में एक मॉडल फार्म बनाया गया था। तो देखिए, उसने कृषि सुधार पर बहुत ध्यान दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि उसने ना कृषि सुधारों पर ध्यान दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए इसलिए उसको पागल नहीं कहा जा सकता है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन समय उसका साथ नहीं दे रहा था। तो राज्य के जो 64 वर्ग मील के क्षेत्र में एक मॉडल फार्म बनाया था, जिसके लिए सरकार ने 70 लाख टन का खर्च किया था। यानी कि सरकार ने है जो है इस प्रकार से खर्च भी किया खुद ही, और जो है उन्होंने किसानों को सब्सिडी भी दी। इस प्रयोग को फिर तुगलक ने आगे जारी रखा था। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। So he launched a scheme by which Takavi loans, okay, he launched a scheme which was known as Takavi loans for cultivation were given to the farmers to buy seeds and to extend cultivation. For this purpose, he started given Takavi loans to farmers. He set up a separate department for agriculture, and that was known as Diwan-e-Amir Kohi. So this is very important term.
which is used for agriculture department. A model farm under the state was created in an area of 64 square miles, for which the government spent around 70 lakh tankas. This experiment was further continued by Frost Tughlaq. So these are very important points which I have highlighted for you. Note it down in your notebook. तो मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र दिल्ली के सुल्तान थे जिसने जो साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने बताया ना कि इसमें धार्मिक शिक्षा भी ली थी, दार्शनिक भी और साहित्यिक भी। Muhammad bin Tughlaq was the only Delhi Sultan who had received a comprehensive literary, religious, philosophical education. वे धार्मिक मामलों में बहुत सहिष्णु थे। उसने ईरान, मिस्र, चीन जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे, अच्छे संबंध स्थापित किए थे ईरान के साथ, चीन के साथ। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, मैं अब इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इब्न बतूता, ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और इसने जो पुस्तक लिखी थी रहेला के बारे में लिखी थी। रहेला, ये रहेला के लेखक थे। और 8 साल की अवधि के लिए दिल्ली में काजी भी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली में काजी भी नियुक्त किया था। और ये मोरक्को के निवासी थे। जो इब्न बतूता थे ये मोरक्को के निवासी थे। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता थे किसके काल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। और इसकी पुस्तक का नाम बताइए, तो वो रहेला है और ये मोरक्को के निवासी थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ही वाज वेरी टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर। So he was very tolerant in religious matters. He maintained diplomatic relations with far-off countries like Iran, Egypt, and China. The famous traveler Ibn Battuta, author of Safarnama Rehla, visited India during this period. कहीं पर 1334 और कहीं पर 1333 मिलता है। तो 1333 में जो है भारत में आए थे। एंड वाज अपॉइंटेड काजी एट दिल्ली फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years। तो ही वाज अपॉइंटेड काजी एट दिल्ली फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान राज्य में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा विद्रोह का दौर शुरू होता है। तो उसके काल में जो विद्रोह होते हैं वो कौन करता है और किस प्रकार से वो इसका हैंडल करता है। तो इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। जो प्रांतीय गवर्नर होते थे वो, क्योंकि जो है केंद्र में तो सुल्तान होता था और जो है बाकी जो था साम्राज्यों को प्रांतों में बटा होता था और प्रांतों में गवर्नर शासन करते थे, जो कि भूराजस्व अपने प्रांतों से भूराजस्व इकट्ठा करके सुल्तान के खजाने में जमा करवाते थे। लेकिन कई बार ये गवर्नर क्या करते थे, ये भूराजस्व खजाने में जमा नहीं करते थे, खुद ही इकट्ठा कर लेते थे। इनके पास सेना भी होती थी। तो यह विद्रोह कर सकते थे, क्योंकि ये जब पैसा है आपके पास, सैनिक है, तो ये क्या सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करना इनके लिए आसान था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रांतीय गवर्नर है वो विद्रोह किस प्रकार करते हैं। हसन शाह के विद्रोह के कारण मदुरै की सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो हसन शाह हम दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर मदुरै की स्थापना हुई थी। यानी हसन शाह जो वो मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह कर देते हैं। और मतलब ये जो प्रांतीय गवर्नर थे ये
मोहम्मद बिन तुगलक का ही विद्रोह कर देते हैं और खुद को जो है दिल्ली सल्तनत से अलग होने की घोषणा कर देते हैं और अलग संतृप्त खुद को संतृप्त जो है समझने लगते हैं और वहां पर कर देना भी बंद कर देते। इसी कारण 1336 में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इन दोनों साम्राज्यों की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होती है। जो डेट में जो यहाँ हाईलाइट की है इम्पोर्टेंट है, 1347 और 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर बुक्का दो भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। सिंध, मुल्तान, अवध के राज्यपालों ने मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जो किन किन क्षेत्रों ने जो है सुल्तान के जो है उनके अधिकार को माना नहीं, उन्होंने खुद को जो है संतृप्त घोषित कर दिया था। तो वो थे सिंध, मुल्तान और अवध के राज्यपालों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। गुजरात में सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया गया जिसने उसका पीछा करते 3 साल रहा। गुजरात में तंगी था जो है मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह करता है। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। लेट्स सी इट इन इंग्लिश। तो मेरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा, इससे बेनिफिट्स रहेगा दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक reign, the kingdom witnessed a spate of rebellions by the nobles and provincial governors. The Sultanate of the Sultan of Madurai was established due to the rebellion of Hasan Shah. तो मदुरै में भी एक सल्तनत की स्थापना होती है, इसकी हसन शाह करते हैं और इस प्रकार से 1336 द विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड and in 1347 the Brahmani kingdom was established. The governors of Sindh, Multan and Awadh rose in revolt against the authority of Muhammad bin Tughlaq in Gujarat. Taghi revolted against the Sultan, who spent nearly 3 years chasing him. तो इस प्रकार 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उनका स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के कारण होती है। तो बदायूनी है यहाँ पर। बदायूनी के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वह कौन से इतिहासकार थे मध्यकाल के जिसने कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो बदायूनी ने कहा था। बर्नी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक विरोधों का मिश्रण था। उन्होंने विरोधों का मिश्रण इसलिए कहा क्योंकि उसने जो कर बढ़ाए तो किसान विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज्यादा होते हैं। फिर जो प्रांतों में गवर्नर थे उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं। इससे क्या है, उसके शासन की पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक died in 1351 due to the worsening of his health condition. According to Badayuni, the Sultan was freed from his people and the people from Sultan. So this is very important statement which was given by Badayuni. According to Barni, Muhammad bin Tughlaq was a mixture of opposites. His reign
marked the beginning of the process of its decline. अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स रहा हो, तो मैंने सभी क्वेश्चंस को है कंटेंट में शामिल किया है। तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक को रईसों द्वारा सुल्तान के रूप में चुना जाता है। उन्होंने ये देखो, ये हिंदू माता से जन्म लेने वाला सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सुल्तान है जिसकी माता जो है वो हिंदू थी। तो वो फिरोज शाह तुगलक की जो माता है वो हिंदू थी। उन्होंने खान जहां मकबाल, एक तेलुगु ब्राह्मण को वजीर के रूप में नियुक्त किया था। और ये पूछा जाता है कि उसका एक तेलुगु ब्राह्मण वजीर का क्या नाम था, वो खान जहां मकबाल था। तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप वीडियो को, क्लास को 2 बार देखिए, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में भी आएगा। और जो पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करती हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक जो है 1391 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो फिरोज शाह तुगलक है सुल्तान बन जाता है। और तेलुगु ब्राह्मण खान जहां मकबाल को प्रधानमंत्री बना लेता। वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसने अपने प्रशासन में सुल्तान की मदद की और इस अवधि के दौरान सल्तनत की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होती है। क्यों होती है फिरोज शाह तुगलक? क्योंकि वो इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म के अनुसार ही जजिया कर लगाता है। फिरोज शाह तुगलक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर भी कर लगाया था। वो फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, महिलाओं के जो है दरगाहों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने की महिला और ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। इससे पहले ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया जाता था। मोहम्मद घोरी आए, उन्होंने भी नहीं कर लगाया। कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इल्तुतमिश आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। हालांकि उनकी जो माता है वो हिंदू थी, लेकिन ये हिंदू के प्रति जो इनका रवैया है वो काफी कठोर रहता है। तो फिरोज शाह तुगलक, after the death of Muhammad bin Tughlaq in 1351, Firoz Shah Tughlaq was chosen as the Sultan by the nobles. He appointed Khan Jahan Maqbal, a Telugu Brahman, convert as Wazir. He helped the Sultan his administration and maintained the prestige of the Sultan during this period. अब उसके सैन्य अभियान जो महत्वपूर्ण है बात कर लेते हैं। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर अपने अधिकार का दावा करने के बजाय उत्तर भारत पर ही अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने बंगाल में 2 अभियानों का नेतृत्व किया जो असफल रहे। तो बंगाल में इसने बंगाल को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है इन्होंने बंगाल को लाने की कोशिश की थी, जो कि असफल रही। बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो गया। ठीक है, तो जो बंगाल है वो इसके समय में दिल्ली सल्तनत से आजाद था। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक बंगाल को अपने नियंत्रण में लाने में असफल रहा था। मिलिट्री कैंपेन्स, तो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही फोकस्ड ऑन strengthening his position over North India instead of claiming his authority over South India and Deccan. He led 2 expeditions to Bengal which were unsuccessful. तो इसने 2 विद्रोह जो है 2 बार अपने सैनिकों को बंगाल भेजता है बंगाल को जीतने के लिए, पर दोनों ही असफल हो जाते हैं। बंगाल became free from the control of the Delhi Sultanate. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर अब आगे देखते हैं
कि उसने कहाँ पर कौन से मंदिर को लूटा था। ये कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से मंदिरों पर जो है अपना सैनिक अभियान किया था, उनको नष्ट किया था। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाता है। तो तुगलक ने झांझनगर पर भी हमला किया, जो कि आधुनिक उड़ीसा कहते हैं अब उसको। पुरी जगन्नाथ मंदिर से बड़ी लूट की इसने। जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, इससे काफी मात्रा में यहाँ धन था, यहाँ लूटा। उसने नगरकोट के खिलाफ भी मार्च किया और उसके शासक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अभियान के दौरान फिरोज शाह ने ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और अजउद्दीन खान ने इनका फारसी में अनुवाद किया था। तो देखिए, इन्होंने जो मंदिरों पर इसका आक्रमण करने का मकसद यही था। इन्होंने मंदिर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि देखो, ये जिहादी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खजाने को खाली कर दिया था। अपने उन्होंने जो जो प्रयोग किए उसकी वजह से शाही खजाना खाली हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक को अब जो है धन की आवश्यकता थी। इसी वजह से तो वो जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ पर काफी सारा धन था, वहां पर वो आक्रमण करता है। और पूछा भी जाता है कि जो मोहम्मद गजनी है या गोरी के आक्रमण, वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं थी, वो सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए ही उसने मंदिरों पर आक्रमण किया था। क्योंकि उस समय भारत में जो धन था वो मंदिरों में ज्यादा, सोना चांदी जो है मंदिरों में ही चढ़ता है ज्यादा। आज भी यही होता है। तो इसी वजह से जो उस समय के जो सुल्तान थे, वो जो कट्टर नहीं थे, वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, बस वो पैसे जो धन वहां रखा हुआ था उसकी प्राप्ति के लिए वो क्या करते थे, वो मंदिरों को नष्ट कर देते थे। फिरोज शाह ने क्या किया था कि ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पांडुलिपि को इकट्ठा किया और उनका फारसी में अनुवाद कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अरीजुद्दीन खान ने किया था, और जब उन्होंने थट्टा के खिलाफ मार्च किया, वहां एक विद्रोह को कुचल दिया था। ये थट्टा के खिलाफ भी संघर्ष करते हैं। तो इन्होंने जगन्नाथपुरी पर जो आक्रमण किया था, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Firoz Shah Tughlaq also attacked Jhaznagar and collected large booty from the temples such as the Puri Jagannath temples. He also marched against the Nagarkot and made its ruler pay tributes. During this campaign, Firoz Shah collected, नागरकोट में क्या करता है, Firoz Shah collected 1300 Sanskrit manuscripts from the Jwalamukhi temple library, and he appointed Arijuddin Khan to translate this into the Persian language. Firoz Shah then marched against Thatta and crushed a rebellion there. अब वह क्या क्या चेंजेस समाज में लाता है फिरोज शाह तुगलक? वह उलेमाओं की सलाह के अनुसार अपना प्रशासन चलाता था। वह अमीरों को खुश रखता था क्योंकि उसी की वजह से सत्ता में आया था, और उनकी संपत्तियों के लिए वंशानुगत उत्तराधिकार का आश्वासन दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो अमीर थे तुर्की वर्ग के, उनको कहा कि जो है उत्तराधिकार वो वंशानुगत होगा। इस प्रकार इक्ता प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया और इसे वंशानुगत भी बनाया गया। तो देखिए, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने जो है हिंदू और मुसलमानों में भारतीय मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया था। उसने योग्यता के आधार पर हिंदुओं को ऊंचे पदों पर बिठाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन फिरोज शाह ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, जो तुर्की अमीर थे उनको ज्यादा खुश किया क्योंकि उन्हीं की वजह से सत्ता में आया था। इसने वंशानुगत उत्तराधिकार का आश्वासन दिया, और इसने क्या किया कि जो इक्ता प्रणाली था उसे वंशानुगत बना दिया गया था। तो इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता जो प्रथा थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं। तो जो इक्ता प्रथा है इसकी शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी, जो मामलुक वंश के थे, लेकिन इसको वंशानुगत बना था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इक्ता क्या थी? इक्ता एक भूमि का टुकड़ा होता था जो कि जो अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले में ये इक्ता दे दी जाती थी कि आप वहां से कर इकट्ठा कीजिए और उसी में आपको स्थायी सेना भी रखनी है। तो जब इक्तादार की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो है भूमि को किसी अन्य इक्तादार को देने के बजाय उसके बेटे को देने की शुरुआत की गई थी। इसे ही वंशानुगत उत्तराधिकार कहा जाता है। तो यहाँ इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसको वंशानुगत बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, जो अमीर थे उनको ही ऊंचे पदों पर बिठाया था और उलेमाओं की सलाह के अनुसार ये अपना शासन चलाता था। तो यह उलेमाओं के अनुसार ही शासन चलाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स which were done by Firoz Shah Tughlaq. So he ran his administration in accordance with the advice of the ulema. He pleased the nobles and assured hereditary succession to their properties. Thus the Ikta system was revived and was also made hereditary. So this is a very important changes which was bring by Firoz Shah Tughlaq. Next, इन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार कर लगाया। एग्जाम्स में आता है कि इन्होंने जो 28 वस्तुओं पर विशेषकर इन्होंने हटा दिए थे जो इस्लाम के खिलाफ थे। इस्लाम में जिन कर को वेद माना गया उसी को इसने लगाया, बाकी जो 28 कर थे इन्होंने समाप्त कर दिया था। इन्होंने शिया मुसलमानों और सूफियों के प्रति असहिष्णुता दिखाई थी। ठीक है, वह हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता था और संबंध में सिकंदर लोदी और औरंगजेब के अग्रदूत थे। ठीक है, यानी इसने फिरोज शाह तुगलक हिंदू माता का होने के बावजूद भी हिंदुओं को महत्व नहीं दिया था। इसने उलेमाओं के अनुसार यह शासन चलाता था। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ही लेविड टैक्सेस एज पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। Jizya was imposed on non-Muslims. The special tax on 28 items was discarded by him since they were against the laws of Islam. He showed intolerance towards Shia Muslims and Sufis. He regarded Hindus as second-grade citizens, and in this respect, he was the precursor of Sikandar Lodi and Aurangzeb. जो सिकंदर लोदी भी जो क्या था वो भी हिंदू माता की संतान था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, औरंगजेब, सिकंदर लोदी, इन्होंने हिंदुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। इन्होंने उच्च पदों पर सिर्फ भारतीय मुसलमानों को ही बिठाया था। जो तुर्की वंश के थे उनको ज्यादा महत्व दिया था। वह सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का उस के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने कि सिंचाई कर लगाया। तो वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। उसने कई सिंचाई नहरें, कुएं बनवाए। सबसे लंबी नहर सतलुज से हांसी तक 200 किलोमीटर लंबी थी और सबसे लंबी नहर सतलुज से हांसी तक 200 किलोमीटर थी। एक अन्य नहर यमुना और हिसार के बीच थी। तो इस प्रकार इसने नहरें का काफी विस्तार किया था। He was the first sultan to impose an irrigation tax. So he was also known for irrigation tax, but at the same time he also built a number of irrigation canals and wells.
The longest canal was about 200 kilometers in length from Satluj to Hansi. Another canal was between Yamuna and Hisar. ओके ये भी पूछा जाता है कि उसने कारखाना नमकशाही कारखाने बनाए जिनमें दास काम करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उन्होंने जो अपराजित सैनिक और युवक को पकड़कर वो दास बना लेता था, और उसके काल में जो 1,80,000 दास थे, ये पूछा जाता है कि उसके काल में 1,00,000। उसने बंदगान एक अलग विभाग बनाया था, दासों के लिए उसने एक अलग विभाग बनाया था, वो दासों को पकड़ता था और उनको कारखानों में उनसे काम करवाता था। तो कारखानों को भी उसने जो है 2 भाग बनाए थे, एक रातबी और एक गैर रातबी। एक फैक्ट्री कारखाने जो सरकार के देख रेख में चलते थे, और गैर रातबी जो निजी व्यक्तियों को संभालने के लिए दिए गए थे। तो ही डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज कॉल्ड कारखाना इन विच थाउजेंड ऑफ स्लेव्स वर एम्प्लॉयड। तो slaves were worked there. He also increased number of slaves by capturing the defeated soldiers and young persons. There were around 1,80,000 slaves during his reign. So this is very important points. Note it down. उसके शासनकाल में 300 नगरों का निर्माण किया गया था। देखो 300 नगरों का निर्माण किया गया था। लाल किले के पास फिरोजाबाद, जिसे अब फिरोजशाह कोटला कहा जाता है, प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद का निर्माण किसने किया था? ये फिरोजाबाद का निर्माण किया था फिरोजशाह तुगलक ने। कुतुब मीनार और जामा मस्जिद जैसे स्मारकों की मरम्मत की गई, इसने मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की जो है मरम्मत करवाई थी फिरोजशाह तुगलक ने। ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोजशाह तुगलक ने करवाई थी, और इसने 300 सीटी बसाई थी, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है। उसके काल में उसने क्या किया था? मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली लाया था। मेरठ और टोपरा में जो अशोक स्तंभ से, वहां से इसने दिल्ली मंगवाया था। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैं क्लास में कंटेंट है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि मेरठ और टोपरा से स्तंभ किसने मंगवा थे? फिरोजशाह तुगलक लेके आता, दिल्ली लेके आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो न्यू टाउन्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन, द फेमस वन बीइंग फिरोजाबाद near Red Fort, now called Firozshah Kotla. Monuments like Qutub Minar, Jama Masjid were repaired in the period of Firozshah Tughlaq, and Ashok pillars from Meerut and Topra were brought to Delhi during his reign. ओके ये भी है। इसने अनाथों विधवाओं की सहायता के लिए दीवाने खैरात की एक नया विभाग स्थापित किया था। क्वेश्चंस 2 प्रकार से इससे पूछे जाते हैं कि अनाथों और विधवाओं की सहायता, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोजशाह तुगलक ने की थी। तो दीवाने खैरात क्या था? ये विधवाओं की सहायता के लिए था। और दूसरा पूछा जाता है कि अस्पतालों की शुरुआत किसने की थी? तो दार उल शिल्पा एक विभाग बना, अस्पताल का नाम था दार उल शिफा। मैरिज ब्यूरो भी स्थापित किए थे। तो मैरिज ब्यूरो भी उस टाइम पे फिरोजशाह तुगलक ने किए थे। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने वाला भी फिरोजशाह तुगलक था, इसलिए तो इसको याद किया जाता है। तो दीवान-ए-खैरात, a new department was established to support orphans and widows. Free hospitals like Darul Shifa and Marriage Bureau for poor Muslims were also established. So these were 2 important departments which were established by Firozshah Tughlaq to support orphans and widows and free hospitals. And he also established marriage bureaus for poor Muslims. फिरोजशाह ने बर्नी जैसे विद्वानों को सुरक्षित किया था, जिन्होंने तारीख फिरोजशाह लिखी थी, बर्नी ने, और फतवा जादारी लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिरोजशाह तुगलक से, वो सभी मैंने ऐड किया। बर्नी ने लिखी जो पुस्तक थी, तारीख फिरोजशाह लिखी थी, और फतवा जादारी लिखी थी। और अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी थी, फतुह उस सुलातीन लिखी थी,
और फिरोज शाह तुगलक ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी फुतूहत-ए-फिरोजशाही पुस्तक उसने लिखी थी। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूछा जाता है कि फुतूहत फिरोजशाही के लेखक कौन थे, तो फुतूहत फिरोजशाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। The Firoz patronized scholars like Barni, who wrote Tarikh-e-Firozshahi and Fatwa-e-Jandari, Khwaja Abdul Malik Isami, who wrote Futuh-us-Sulatin. He himself authored the book Futuhat Firozshahi. So these were important books which were written by different authors, Barni and इसामी एंड फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्या है, अबू बकर शाह नसरुद्दीन मोहम्मद जो है सत्ता में आते हैं। इस प्रकार जो है, इसके बाद क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। 1398 में है तैमूर का आक्रमण यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और तैमूर जो है मध्य एशिया का एक मंगोल नेता था जो चगताई तुर्कों का मुखिया था। उनका राज्य वोल्गा से सिंधु तक था, जिसमें तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान शामिल थे। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करता है और उसने 3 दिनों तक दिल्ली को लूटा। और जब वह वहां से इस प्रकार जो है तुगलक वंश को काफी नुकसान होता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और ये तुगलक वंश के समय में हुआ था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये दिस इज लास्ट स्लाइड। इन द फॉलोइंग ईयर्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। मेरी क्लास को आप एंड तक देखो, क्योंकि जो है इम्पोर्टेंट, अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपकी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके कवर नहीं हो पाएंगे। Delhi disintegrated and many provinces like तो गुजरात, मालवा declared independence. The invention of Tamur in 1398 further aggravated the situation. Tamur was a Mongol leader of Central Asia, head of Chagatai Turks. His kingdom stretched from lower Volga to river Indus, include modern Turkey, Afghanistan, Transylvania, Iran and portions of Punjab. When Timur entered Delhi, there was barely any opposition. He shook Delhi for 3 days, killing thousands of people and gathering huge wealth. He withdrew from Delhi 1399 and his invention gave a death blow to the Tughlaq dynasty. तो यहाँ पे तैमूर आक्रमण महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूर ने किस डायनेस्टी के समय आक्रमण किया था। वो तुगलक वंश के समय में किया था और 1398 में ईस्वी में किया था और इसने 3 दिन तक दिल्ली को लूटा था, क्योंकि जो तुगलक वंश का अंतिम जो सुल्तान था वो काबिल नहीं था कि वो तैमूर के सामना कर पाए। और इस यही वजह है कि जो मुगल वंश का बाबर है, जो खुद को तैमूर वंश का कहलाने में गर्व महसूस करता है, क्योंकि उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए जो है बाबर खुद को तैमूर वंश का कहलाने में गर्व महसूस करता था। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और इजीली आपका जो है पहले ही प्रयास में आपका जो है एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कंटेंट जो यहाँ के लेके आती हूँ वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही लेके आती हूँ। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो बाबर था वो उसके पिता तैमूर वंश से थे और माता चंगेज वंश से थी। फिर भी बाबर जो है खुद को तैमूर कहलाना पसंद करता था। क्यों? यहाँ पर मैंने रीजन बताया कि बाबर खुद को तैमूर वंश का क्यों कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर ने क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से वो खुद को तैमूर वंश का कहलाने में गर्व महसूस करते थे। वो खुद को कभी भी चंगेज वंश का कहने में गर्व महसूस नहीं करते थे। तो आज इतना ही। कल हम सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद छोटा वंश था और छोटे टाइम पीरियड तक उसने शासन किया, फिर लोधी, और कल हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा।
तो आप रेगुलर रहिए, आप रेगुलर लास्ट तक मेरी क्लास को देखेंगे और रेगुलर रहेंगे तो आपको कहीं और से किताब में बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका लाइव क्लास में ही आपके क्या है सोशल साइंस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कहीं और वीडियो और क्लासेस आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और फिलर फॉर्म चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस channel.